गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अध्ययन पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इसमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के अध्ययन के लिए सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश। जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। छोटी क्लास में हमने पढ़ा है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा चालकता और अचालकता का अध्ययन किया जाता है। चालकता व अचालकता का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिए, विद्युत आवेश की जो धारणा है सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी? थैलस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। यदि पूछ ली जाए विद्युत आवेश की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो थैलस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। ठीक है ना। अब देखिए, सर्वप्रथम कैसे पता चला कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में किस प्रकार अध्ययन किया गया। तो थैलस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जो एम्बर होता है उसको रेशम के कपड़े से, किससे? रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम का कपड़ा लिया, उससे क्या किया? उसने इसको रगड़ा या घर्षित किया, और उसने देखा कि इस एम्बर जो होता है, इस पर कागज के छोटे छोटे या धूल के छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एम्बर ने इस गुण को क्या कहा? विद्युत आवेश कहा। अब देखिए, एक महान वैज्ञानिक और हुए थे जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने आवेश को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। ठीक है। अब देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु तो क्या करती है? आवेश का या इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। देखिए, जो गुण होता है, जो कौन सा गुण कि आकर्षण का गुण होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। और एम्बर का ग्रीक नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, क्या कहा जाता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है वो वस्तु धनावेशित होती है। कैसी होती है? धनावेशित। है ना। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित होती है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो कौन सी होती है? ऋणावेशित होती है। कौन सी होती है? ऋणावेशित। तो देखिए, क्या बताया जाता है, जब दो किन्हीं वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए। ठीक है ना। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर धनायन उत्पन्न होते हैं और जो रेशम का कपड़ा होता है उस पर ऋणायन उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले आवेशों के गुण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है घर्षण विद्युत प्रभाव। इस प्रभाव को क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत प्रभाव। कि किसके कारण आवेश की उत्पत्ति हुई है? तो आवेश की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? घर्षण विद्युत प्रभाव कहलाती है। कि घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति हुई है प्रक्रिया क्या कहलाएगी? घर्षण विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो नॉर्मल रूप से यदि आपको पूछ लिया जाए विद्युत आवेश क्या होता है, तो पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा उसकी चालकता व अचालकता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। जिसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? थैलस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम क्या? एम्बर की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है ना। जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, वस्तु पर आवेशित हो गए और एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया। जिसके आधार पर एक फिर वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या बताया था कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है ना। अब देखिए, आवेश का मात्रक देखते हैं। सामान्य रूप से हम जो ऐसे मात्रक विद्युत लेते हैं वो कौन सा होता है? कूलाम यूज में लिया जाता है। सामान्य रूप से आवेश का जो मात्रक होता है
आवेश का मात्रक। सामान्य तौर से क्या यूज में लिया जाता है? कूलाम, जिसको सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। और यदि इसको ऐसा ही पद्धति में देखते हैं तो 1 कूलाम बराबर हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड। क्यों? धारा संबंध आपने सूत्र देखा हुआ, आई बराबर क्या होता है? Q/T होता ही होता है। यदि यहाँ से Q का मात्रक निकालें एम्पियर प्रति में तो क्या होगा? I × T। तो I का मात्रक एम्पियर, T का सेकेंड। तो आपके पास जो अंकीय पद्धति है वो एम्पियर सेकंड के अनुसार, और ऐसा जो आपके पास पद्धति है उसके अनुसार आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये तो आपके पास ऐसा ही पद्धति में हो गया, ठीक है ना, कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अनेक मात्रक यूज में लिया जाता है। एक सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक सामान्य रूप से फैराडे को माना जाता है। जिसको F द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? स्मॉल f द्वारा व्यक्त करते हैं। और 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 1 फैराडे बराबर आपके पास होता है 96,500 कूलाम, ठीक है ना। $96,500 कूलाम। और अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 1 × 10⁻⁶ कूलाम। 1 नैनो कूलाम दे दिया जाए NC। N का अर्थ क्या हो गया? नैनो, और C का अर्थ क्या हो गया? कूलाम, ठीक है। 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। इसी प्रकार 1 पिको कूलाम PC। P का अर्थ हो गया पिको, C का अर्थ है कूलाम। तो इसमें कितना होता है? 1 × 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, न कि फेरड। यदि ये लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही क्या है? फैराडे, ठीक है। और 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। अब देखिए आवेश के गुण हम देखते हैं। विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म क्या होता है? विद्युत योज्यता। योज्यता का अर्थ है योग, कि किसी भी निकाय पर उपस्थित जो आवेश होता है, पहले तो ये ध्यान रखना आवेश जो होती है एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? आवेश एक अदिश राशि होती है। और आपको पता है अदिश राशियों का योग किस प्रकार किया जाता है? सभी राशियाँ क्या होती है? जुड़ जाती है। तो विद्युत योज्यता के आधार पर यदि आपको पूछा जाए तो क्या बताओगे? कि आवेश एक अदिश राशि होती है और विद्युत आवेश का जो योगात्मक मान होता है तो निकाय पर उपस्थित कुल आवेशों के योग की क्या होता है? तुल्य होता है, जिसे विद्युत योज्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें +4 कूलाम, -5 कूलाम, +3 कूलाम आवेश उपस्थित है। और पूछ लिया जाए कुल आवेश कितना हुआ इस पर, तो पहले प्लस के देखो 4 और 3 7, 7 में 5 गए 2, तो 2 कूलाम इस पर आवेश होगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग शून्य आ जाए, यदि किसी वस्तु पर आवेशों का योग क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तो वो वस्तु क्या होती है? उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन, है ना। यदि आवेशों का योग क्या आ जाए? आवेशों का योग शून्य आ जाए, ठीक है ना।
आवेशों का योग शून्य हो तो वो वस्तु क्या होती है, उदासीन कहलाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये। तो पहला हमने बता दिया विद्युत योजिता, और शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु या निकाय पर उपस्थित आवेशों का जो योग किया जाता है उसका जो मान होता है वो किस प्रकार किया जाता है, योगात्मक मान। सभी जो आपके पास आवेश दे रखे हैं उनका योग कर लीजिए, ठीक है ना, और उस आवेश ये योग जो होगा वो विद्युत योजिता को दर्शाता है। ठीक है, और आवेश एक क्या होती है, अदिश राशि होती है, और यदि किसी वस्तु पर आवेश का योग शून्य हो जाए तो वह वस्तु क्या कहलाती है, उदासीन कहलाती है। दूसरा देखते हैं गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है, विद्युत आवेशों की निश्चलता। विद्युत आवेशों की निश्चलता। विद्युत आवेशों की निश्चलता। अब देखिए विद्युत आवेशों की निश्चलता, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या बताया जाता है, देखिए कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का आवेश है वो परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वस्तु विराम अवस्था में हो या चाहे गतिमान अवस्था में, कि उसका वेग कितना भी कर दिया जाए, जो वस्तु पर आवेश है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है, विद्युत आवेशों की निश्चलता कहा जाता है। अर्थात इसमें क्या बताया जाता है कि वस्तु है वो किसी यदि गतिमान है तो आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु विराम अवस्था में हो चाहे वो कितनी अधिकतम वेग से गतिमान हो, उस पर आवेश का मान जो होगा सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, परिवर्तित नहीं होता है। ये आवेश की क्या कहलाती है, निश्चलता कहलाती है। ठीक है, अब देखो अगला विद्युत आवेश का संरक्षण। तीसरा जो है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। ये तो आपको पता ही है, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो क्या बताया जाता है इसमें, इस नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कोई भी विलगित निकाय होता है उस पर कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है ना, अर्थात आवेश को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना, न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश का निर्माण किया जा सकता है, आवेश को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, तो आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। एक और देखिए गुणधर्म, लास्ट महत्वपूर्ण है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं क्वांटीकरण। तो देखिए किसी भी भौतिक राशि का जो वितरण होता है, आदान प्रदान होता है, वो सतत ना होकर विविक्त होता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वांटीकरण कहलाती है। कि कोई भी भौतिक राशि हो चाहे, यदि उसका आदान प्रदान है या विनिमय है वो सतत न होकर विविध रूप से या विभिन्न रूपों से होता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वांटीकरण कहलाती है। और जितना न्यूनतम मान किसी राशि का स्थानांतरित किया जा सकता है वो उसका न्यूनतम मान क्या कहलाता है, क्वांटम या क्वांटा कहलाता है, क्वांटम कहलाता है। ठीक है ना, तो क्या बताया गया है, देखिए आपको, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त होता है तो ये आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्वांटित कहलाता है। और जितना न्यूनतम मान किसी राशि का क्वांटीकरण किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, क्वांटम कहलाता है। ठीक है ना, और इसमें जो आवेश का क्वांटम मान जो होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है 1.6 × 10⁻⁻⁴ से कूलाम। ठीक है, और यदि किसी वस्तु पर आवेशों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी हो कि कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसके लिए एक सूत्र का निर्माण किया गया, Q = Ne।
जहाँ n किसको दर्शाता है, किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ई इसका न्यूनतम मान अभी आपको बताया 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। किसी धातु के गोले को, क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर का पूछा जा सकता है। किसी धातु के गोले को एक कूलाम, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम धनावेशित करने पर, 1 कूलाम धनावेशित करने पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। क्या कह रहा है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर, धनावेशित करते हैं तो आपको पता है वस्तु धनावेशित कब होती है, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, आपको क्या दे रखा है पहले वो देखते हैं आंसर में। आवेश कैपिटल क्यू लिख दो, चाहे 1 कूलाम, या स्मॉल क्यू से लिखो तो स्मॉल क्यू लिख दो। 1 कूलाम आवेश दे रखा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ गई है स्मॉल n। तो क्वांटीकरण से क्या बताया जाता है, आवेश के क्वांटीकरण से हमने एक सूत्र देखा था, क्वांटीकरण सूत्र से। तो Q बराबर क्या होता है, NE होता है। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। N बराबर Q का मान 1, E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁻19। इसका क्वांटिटी आओ पहले तो n बराबर 10/16 और ये घात ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की, 10⁻19। एक घात कम कर दो, n बराबर यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे, 10⁻18 बढ़ा देते हैं। n बराबर 6.25 × 10⁻18। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे 1 कूलाम से धनावेशित करने पर, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। यदि किसी गोले को हम 1 कूलाम से धनावेशित करते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक परिभाषा और देखते हैं। विद्युतशीलता, जिसके आधार पर आप परिभाषा पढ़ोगे एक पराविद्युतांक। तो देखिए विद्युतशीलता क्या होती है, किसी भी माध्यम में से कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है। देखिए किसी भी माध्यम में से कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुजरने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है।
कि किसी भी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुजरने की जो क्षमता होती है वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात से यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो इसकी विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक ना। विद्युतशीलता का मान क्या होता है, फिक्स होता है। कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12। क्या मान बताया है, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। और देखिए इससे संबंधित एक नियम होता है, लेकिन उससे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताते हैं। कि देखिए विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, छोटी क्लास में आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है कि वह क्षेत्र जिसमें, पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में बता देते हैं आपको। विद्युत क्षेत्र कि वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश अन्य आवेश के बल का अनुभव करता हो वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए Q आवेश है और इसके चारों ओर निश्चित दूरी पर क्या है, ये अपने प्रभाव को दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए इसके पास अन्य आवेश Q नोड है, जिसको प्रेक्षण आवेश कहते हैं, जिस पर क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जिस क्षेत्र तक इसका प्रभाव रहता है इस आवेश का, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसी आवेश के बल का अनुभव करता हो वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे मान लीजिए ये धनावेश है और ये भी क्या है, धनावेश है। तो इसमें जो आवेश होगा, एक समान प्रकृति के आवेश होते हैं, वो सदैव क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। एक ही प्रकृति के जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होती है, ठीक है। और यदि इसी के स्थान पर यदि ये आवेश कैसा हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो आपके पास जो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी। ये जो प्रेक्षण आवेश है धनात्मक है, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हमने खींची है, ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। यदि एक ही प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की ओर होती है, और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, अंदर की ओर होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में इससे संबंधित एक नियम होता है, कूलॉम का नियम, वो मैं आपको बता देता हूँ। कूलॉम का नियम, इसका दूसरा नाम भी है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो देखिए सर्वप्रथम कूलॉम ने क्या बताया था, कि कूलॉम ने क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश लिए उन्होंने, क्या लिए, दो स्थिर बिंदु आवेश लिए। मान लीजिए एक ये है Q और दूसरा आवेश है इससे स्मॉल r दूरी पर Q नोड। अब चेन के मध्य यदि एक ही प्रकृति के है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। तो कूलॉम ने क्या बताया था, यदि दो स्थिर आवेशों के मध्य एक बल लगता है
उस बल से संबंधित जो नियम प्रतिपादित किया गया उसको क्या कहा जाता है? कूलाम नियम कहा जाता है। कूलाम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q इंटू क्यू नोड, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। एक साथ इस प्रकार लिख सकते हैं इसको Q इंटू क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर करने के लिए नियतांक लेंगे K क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर। K एक नियतांक लिया है जिसे हम कहते हैं कूलाम नियतांक। क्या कहते हैं? कूलाम नियतांक, जिसका एक रूप होता है 1/4πε0। ठीक है, जहाँ पाई तो क्या नियत मान होता है आपको पता 3.14 या 22/7। अब साइनोड निर्वात की विद्युतशीलता होती है तो क्या होता जाता है? साइनोड का मान आपको होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार K का मान यदि हम देखते हैं तो गणितीय मान भी क्या होता है? इसका फिक्स होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। K का मान ये होता है गणितीय मान। तो देखिए कूलाम का नियम पूछ लिया जाए आपको कि कूलाम का नियम क्या होता है, तो क्या बताया जाता है कि कूलाम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल लगता है वो जो क्रिया रेखा होता है या कार्यकारी जो रेखा होती है उसके अनुदिश होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने ये लिखा F समानुपाती Q इंटू क्यू नोड। तो दो आवेश थे, स्थिर बिंदु आवेश थे, इनके मध्य दूरी को स्मॉल r द्वारा व्यक्त किया गया है। तो कूलाम के अनुसार लगने वाला जो बल होता है Q इंटू क्यू नोड F समानुपाती 1/r² के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक साथ इस प्रकार ले लिया कि एक नियतांक लिया जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसका एक रूप होता है 1/4πε0 और K का मान फिक्स होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब साइन लोड क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था एक नाम आएगा पराविद्युतांक, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो देखिए पराविद्युतांक के बारे में क्या बताया जाता है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में कोई भी यदि आप देखिए दो आवेश लेते हो, दो नियत मान वाले आवेश लेते हो, उनको अलग अलग माध्यम में रखते हो तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। निर्वात में जो विद्युत बल का मान होगा वो सर्वाधिक होता है, वो चालक पदार्थ में मीडियम वर्ग का होता है और स्वचालक के लिए क्या होता है? शून्य होता है। शून्य क्यों होता है कि यहाँ पर यदि देखते हैं कि का मान रखते हैं तो है बराबर क्या आएगा 1/4πε0 क्यू नोड अपॉन r²। तो निर्वात के लिए देखते हैं तो इसके लिए विद्युतशीलता मान बहुत कम होता है, आपको पता है। लेकिन स्वचालक पदार्थ के लिए जो विद्युतशीलता का मान होगा वो अनंत होता है, जिसके लिए विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। निर्वात के लिए विद्युत लगने वाला विद्युत बल जो होगा वो अधिकतम, ये जो F होता है ये विद्युत बल है, और निर्वात के लिए अधिकतम, और स्वचालक पदार्थों के लिए क्या होता है? न्यूनतम होता है, अर्थात शून्य होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, गुड बाय।